अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अफजल हूं और हम बच्चों की परवरिश और उनकी स्कूलिंग के हवाले से एक पॉडकास्ट कवर कर रहे हैं। तो आप ज़रूर इस सीरीज़ को विज़िट कीजिएगा, अपने नेटवर्क के साथ शरीक कीजिएगा ताकि हम एक बेहतर मुस्तकबिल बना पाएँ। आज हम देखेंगे कि हम बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स पे, इज़हार ख़्याल की जो महारत है उस पे किस तरह काम कर सकते हैं ताकि वो बेहतर अंदाज़ में अपने ख़्यालात का इज़हार कर सकें। एक दफ़ा मैं एक महफ़िल में बैठा हुआ था, काफ़ी सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, काफ़ी इकट्ठ थी और एक अनपढ़ शख्स जो कभी स्कूल न गया हो, जो अपने साइन तक न कर सकता हो, जो अल्फ़ाबेट्स हरूफ़ तहज्जी की पहचान न कर सकता हो, उन सारे मजमे को एड्रेस कर रहा था। और उसका जो एड्रेस करने का तरीक़ाकार था वो इतना पुरकशिश था, मेरे लिए वो इतना हैरान कुन था कि पूरा मजमा बहुत ख़ामोशी से सुन रहा था। और वो जो बुज़ुर्ग जो बात कर रहे थे, वो इतना वाज़े अल्फाज में बात कर रहे थे कि हर लफ्ज़ में हर करैक्टर को कितना वक्त देना है, कितना वेट देना है, किस अंदाज से मैंने अल्फाज कहने हैं, कहाँ पे मैंने उबार लेके आनी है, कहाँ पे मैंने आवाज़ को धीमी करनी है। जो बॉडी लैंग्वेज उसकी थी उसमें एक ख़ास कॉन्फिडेंट था, जो उसका आई कॉन्टैक्ट था वो बहुत बेहतरीन था। मैं बहुत हैरान था क्योंकि ये सारी चीज़ें जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो सारा कुछ जो भी हमारा ग्रेजुएट का स्टूडेंट होता है वो उसको पढ़ता है। उसका अपना एक कोर्स है कि आपने किस तरीके से अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना है और फिर हर क्लास में प्रेजेंटेशन दे के इन टेक्निक्स की वो प्रैक्टिस करता है। लेकिन वो बच्चा जब यूनिवर्सिटी से, किसी कॉलेज से, किसी इदारे से फ़ारिग होता है, लेकिन वो बात तक नहीं कर सकता, वो सवाल तक नहीं पूछ सकता। वो 4-5 लोगों के सामने इनमें से किसी भी पैरामीटर पे पूरा नहीं उतर सकता। लेकिन एक ऐसा इंसान जो अनपढ़ है, जो कभी स्कूल नहीं गया, कॉलेज यूनिवर्सिटी तो बहुत दूर की बात है, ये वो टेक्निक्स पढ़ भी नहीं सकता जो लिखी हुई हैं क्योंकि ये अनपढ़ है, उसको हरूफ ताजी तक का नहीं पता। तो ये इन सारे पैरामीटर्स को किस तरीके से अप्लाई कर रहा है, चाहे वो कम्युनिकेशन के हों, चाहे वो आवाज़ के लिहाज से हों, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज के हवाले से हों, चाहे वो जेस्चर्स हों, वो सारे के सारे वहीं पे मुझे देखने को मिल रहे थे। तो लाज़िमी बात है ये सारा कुछ हैरानकुन था। हमने इसको पढ़ा है, इसने इसको पढ़ा भी नहीं है और वो बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है। मैंने एक दिन एक ऐसे ही बुज़ुर्ग आदमी से बात की कि मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जो बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में बात कर रहा था। बल्कि ये नहीं, उस उम्र के बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो रिप्रेजेंटेटिव हैं अपने एरियाज़ के, अनपढ़ हैं, लेकिन वो बहुत बेहतरीन तरीके से बात कर सकते हैं। उनके उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो उनके इज़हार ख़्याल का तरीक़ाकार है वो बहुत बेहतरीन है। तो वो बताते हैं कि पहले दौर में किसी किस्म के मोबाइल फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे। हर रात को, हर शाम को इकट्ठ हुआ करती थी, बैठकों में लोग बैठा करते थे और उन बैठक में कहानियाँ सुनाई जाती थी, एक ख़ास सीरीज़ सुनाई जाती थी। अब होता ये था कि एक इंसान अगर कोई कहानी सुना रहा है या कोई चीज़ डिस्कस कर रहा है, तो बाकी सारे खामोशी से सुन रहे हैं। और अगर कोई बच्चा वहीं पे है, उस रूम में बैठा हुआ है, तो वो बच्चा इन सब को बहुत खामोशी से सुनता, ऑब्ज़र्व करता और सारा कुछ गैदर करता। और एक ख़ास स्टेज के बाद वो सारी चीज़ें ये प्रैक्टिस करता। पहले वो सारी चीज़ें उसने सुनी थी और उसके बाद उसका रियाज़ का पीरियड, उसकी प्रैक्टिस का पीरियड शुरू हुआ। अब जो एक बहुत अच्छा सामिया था और फिर उसने बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना शुरू की, तो लाज़मी बात है वो सारी बातें ट्रेडिशनली तहज़ीबी तौर पे हमारे विरसे में शामिल हो जाती हैं और हम उसको उसी तरह प्रैक्टिस करते हैं। और जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ये जो हमारी महारतें हैं, वो बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन होती हैं और बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं। दूसरी तरफ जो हमारे बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, ग्रेजुएट करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स की महारतें लेते हैं, वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं और उसके बाद उसको प्रैक्टिस भी करते हैं, उनके साथ ये महारतें नहीं होती। मेन मसला जो यहाँ पे है वो यही है कि यहाँ पे उनकी वो प्रैक्टिस नहीं है जो उन लोगों ने हुजरों में की है। इनको सुनने की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है कि किस तरह आपने बेहतरीन तरीके से सुनना है। और दूसरी बात यह है कि उनमें वो प्रैक्टिस
बोलने की भी नहीं है कि किस तरह आपने किसी ग्रुप के सामने बात करनी है, किस तरह आपने एक जामे के सामने एक कहानी सुनानी है। वो जो कहानियों का दौर हुआ करता था वो तो बिल्कुल ख़त्म हुआ पड़ा है। आजकल हर कोई अपने मोबाइल डिवाइस पे लगा हुआ है, स्क्रीन पे लगा हुआ है, लिख रहा है। वो ठीक लिख रहा है या फिर गलत लिख रहा है, बस लिख रहा है, पोस्ट कर रहा है। जिसके पास भी इंटरनेट है वो ये सारे काम कर रहा है। लेकिन इससे पहले ये दौर नहीं था। आप जब 2, 3, 4 या किसी ग्रुप के सामने जाते थे तो आपको ख़ास कुछ ना कुछ तैयारी करनी पड़ती थी, क्योंकि आप कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करते थे। तो लाज़मी बात है कि इंसान जो एक सीरीज़ सुनाता हो, एक कहानी सुनाता हो, एक दास्तान सुनाता हो, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह होंगी? लाज़मी बात है बहुत बेहतरीन होंगी। तो अगर हमने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है, अपने बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करवाना है, तो एक बात तो हम उसकी ज़िंदगी में डाल सकते हैं कि बेटा आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ये कहानी याद करनी है, ये कहानी आपने सुननी है, आप ये कहानी आपने पढ़नी है और रात को मुझे सुनानी है। अगर आप उसको ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते इस सिलसिले में, ये स्टोरीज़ टेलिंग इज़ अ आर्ट, ये एक स्किल है। तो आप उसको हफ्ते में एक दफ़ा कह सकते हैं कि बेटा ये कोई कहानी है, 1 सफ़े की या 2 सफ़े की है, आपने 1-2 दफ़ा पढ़ लेनी है और आपने सैटरडे इवनिंग या संडे इवनिंग को ये मुझे सुनानी है। अब जो स्टोरी है ये कोई एक चंद फ़िक्रात पे नहीं है, लाज़मी बात है उसका एक ख़ास थीम है, एक ख़ास टाइम लगेगा बच्चों को सुनाने में। जब वो इतने सारे फ़िक्रे जोड़ेगा और उस पे वो प्रैक्टिस करेगा और साथ-साथ में वो आवाज़ों के ज़रिए से उनमें वो ख़ास नेचर भरेगा जो ज़रूरत होगी, तो उसकी जो प्रैक्टिस है कम्युनिकेशन स्किल की, इज़हार ख़्याल की, वो लाज़मी बातें बढ़ेंगी। इसके अलावा मैं एक ख़ास टेक्निक इस्तेमाल करता हूँ बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, जिसको मैं कम्युनिकेशन साइकिल बोलता हूँ। तो आप लाज़मी बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये मैं स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ कि कौन सा साइकिल है जो कम्युनिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें ये है क्योंकि ये मॉडर्न दौर है और हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। वो पुराना दौर गया है कि आप किसी के साथ बैठे हुए हो, आप कहानी सुना रहे हो और उसके बाद कहीं जाके आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो रही है। क्योंकि मॉडर्न दौर है तो हमने इस मॉडर्न दौर के साथ जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके साथ हमने चलना है। आपने करना ये है कि आपने बच्चे को कुछ ख़ास कंटेंट देना है। कोई भी कंटेंट हो सकता है, चाहे वो स्पीच है, चाहे वो स्टोरी है, चाहे वो कोई पोएम है, चाहे वो कोई लतीफ़ा है, वो आपने बच्चे को देना है। अब दूसरे स्टेप में आपने ये करना है कि चूँकि बच्चे ने इसको याद करना है, प्रैक्टिस करनी है और जो वॉइस है, जो जेस्चर्स हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है वो पिक करनी है। तो उसके लिए लाज़मी बात है या तो आप कोई वीडियो सजेस्ट करो बच्चे के लिए कि वो वीडियो देखे बार-बार और प्रैक्टिस करे। या दूसरी बात ये है कि आप करके दिखाएँ, डेमोंस्ट्रेट करके दिखाएँ ताकि बच्चा आपको देखे और उसके मुताबिक फिर वो प्रैक्टिस करे। तो जब वो वीडियो देखेगा या आप डेमोंस्ट्रेट करोगे उसके बाद वो खुद से प्रैक्टिस करना शुरू करेगा। जब यहाँ पे बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है तो आप भी उसको साथ-साथ गाइड कर रहे हो। ये एक कंट्रोल प्रैक्टिस है और जब आपको लगता है कि बच्चा इस काबिल हो गया है कि इसकी ज़्यादा गलतियाँ नहीं हैं और कुछ मैनर्स गलतियाँ हैं जो उसने दुरुस्त करनी है, तो उसके बाद आप बच्चे से कह सकते हो कि बेटा अब आप इसको रिकॉर्ड करें, वीडियो रिकॉर्ड करें। तो वो वीडियो रिकॉर्ड करेगा। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आपने उसको बताना है कि आपने किस तरह इसकी सेल्फ इवैल्यूएशन करनी है, किस तरह आपने सेल्फ असेसमेंट करनी है। यानी कि वीडियो आपने रिकॉर्ड की, अब आपने उसको देखना है, कागज़ उठाना है, लिखना है कि मैंने यहाँ पे गलती किया है, ये एक मसला है, यहाँ पे मेरे जेस्चर्स ठीक नहीं थे, यहाँ पे मेरा आई कॉन्टैक्ट ठीक नहीं था, यहाँ पे मेरा बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं था, यहाँ पे मेरी वॉइस ओवर जो है वो ठीक से नहीं हुई, कहीं पे मेरी आवाज़ ठीक से जो मैंने एनहांस करनी थी, बोल्ड करनी थी वो नहीं कर पाया। कोई ख़ास किस्म की नेचर मैंने पुट करनी थी सिचुएशन के हवाले से, वो मैं नहीं कर पाया, तो वो बच्चा लिखता जाएगा। सेल्फ असेसमेंट के बाद जो पॉइंट्स आ जाएंगे उसकी इम्प्रूवमेंट पे अगले स्टेप में काम करेगा और इम्प्रूवमेंट के बाद नेक्स्टली वो दोबारा से रिकॉर्ड करेगा और ये प्रैक्टिस सारी चलती रहेगी। अब इसमें थोड़ी बहुत आपकी एफ़र्ट्स हैं, मतलब कंटेंट प्रोवाइड करना, उसके बाद अगर वीडियो तो बच्चा खुद देख लेगा, नहीं तो आपको डेमोंस्ट्रेट करना पड़ेगा। और तीसरे में जब वो बच्चा प्रैक्टिस करेगा तो आपको मॉनिटर करना पड़ेगा इस प्रैक्टिस में, क्योंकि बच्चा अगर खुद से अकेले से प्रैक्टिस कर रहा है तो वो कुछ आउटपुट नहीं देगा। और अगर आप डायरेक्टली उसको कहते हो कि आप वीडियो रिकॉर्ड करो,
تو جو پہلی ویڈیو ریکارڈ ہوگی بغیر پریکٹس کے تو اس میں اتنی ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں کہ بچہ جو ہے ڈس ہارٹ ہو سکتا ہے، وہ پریکٹس آگے جاری نہیں رکھ سکتا۔ تو اس میں تھوڑی بہت آپ کے ایفرٹس ہیں، اور اگر اس سائیکل کو آپ ریپیٹ کرتے ہو تو آپ بچوں کو ایک بہت اچھا کمیونیکیٹر بنا سکتے ہو، ایک بہت اچھا انسان جو اچھے طریقے سے بات کر سکتا ہے، جس میں کوئی فیئر نہیں ہے، جس میں کوئی اسٹیج کا ڈر نہیں ہے۔ اور جب یہ کمیونیکیشن سکلز، یہ اظہار خیال کی مہارتیں اس کے پاس آ جاتی ہیں تو اظہار خیال کی مہارتیں بہت اہم ہیں۔ کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں پہ کمیونیکیشن سکلز ریکوائرڈ نہ ہو، تو مجھے شور ہے کہ وہ ایک بہترین زندگی گزارے گا۔ تو یہ سارا کچھ ریکارڈ کرنے کا، لکھنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ میں نے جو 800 بچوں کے والدین میں ہر سال دیکھتا ہوں، ان سے ملتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں، بڑے سارے ایسے بچے ہیں جن کو میں دیکھتا ہوں وہ ضائع ہو رہے ہیں، بڑے سارے ایسے بچے ہیں جو ایک اچھی لائن پہ چل رہے ہیں، بہت اچھے طریقے سے اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں۔ یہ جو بچے جن کی زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں وہ تھوڑی بہت بیڈ پریکٹسز ہیں پیرنٹنگ میں، ان کی اسکولنگ میں۔ اگر وہ بیڈ پریکٹسز ہم کنٹرول کر لیں، کسی طرح سے ہم ان سے چھٹکارا پائیں، تو جو بچوں کی پرورش ہے وہ بہترین طریقے سے ہو سکتی ہے، ان کی اسکولنگ بہت اچھی طریقے سے ہو سکتی ہے۔ اور یہ بچے جو ایک بری سائڈ پہ گئے یا فیل ہو گئے یا معاشرے کے لیے مسئلہ بنے، تو وہ بہترین انسان بن سکتے تھے، معاشرے کے لیے ایک بہترین اور ایک اچھے انسان بن سکتے تھے۔ تو یہ سارا کچھ یہی ایکسپیرینسز ہے میرا، ان والدین کا جو ہمارے پاس آتے ہیں، جن کو ہم آبزرو کرتے ہیں، ان بچوں کا جن کو ہم دیکھتے ہیں، ان کے فیلیور کے پیچھے وجوہات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے سکسیس کے پیچھے وجوہات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ لازمی ایک تو یہ خود آپ اس سیریز کو خود دیکھیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے نیٹ ورک کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ یہ جو ہمارا پیغام ہے، یہ جو ہماری ایفرٹس ہیں، وہ ہر والدین تک پہنچیں، جو ہر بڑے بہن بھائی تک پہنچیں، اور وہ اپنے بھائیوں پہ، اپنے بچوں پہ ایگزیکٹلی یہی محنت کریں۔ یہ محنت سی چیزیں ہیں، یہ نہیں کہ آپ نے مختصر سی ویڈیو دیکھ لی تو آپ کے پاس ایک نئی اسکل آ جاتی ہے، آپ پہلے سے اس کو جانتے ہو لیکن آپ اس کو لاشعوری طور پہ پریکٹس نہیں کر پاتے، یا پھر وہ تھوڑا سا پڑھ لیتا ہے، ایک دو اوراق اس نے پڑھ لیا اور وہاں سے ایک نیا خاص آئیڈیا اس کے پاس آ گیا، اور اسی آئیڈیا کو اس نے زندگی میں کنٹینیو کیا۔ اس وقت جو ہماری پریکٹسز ہو رہی ہیں گھروں میں یا اسکولوں میں، اس کو میں کہتا ہوں کہ انہیریٹڈ پیرنٹنگ ہے۔ یہ ایک وراثتی طریقہ ہے جس کو ہم نے اپنے بڑوں میں دیکھا، اپنے والدین میں دیکھا، جو ہمارے ساتھ ہوا وہی سیم ہم بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ پریکٹسز کر رہے ہیں، اور بچے اسی کے مطابق بڑے ہو رہے ہیں۔ تو وہ جو بیڈ پریکٹسز ہیں جو ہمارے ساتھ پریکٹس کی گئی ہیں، اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں تو وہ سلسلہ جاری رہے گا، وہ کہیں رک نہیں پائے گا۔ تو کہیں نہ کہیں ہم نے ان کو روکنا ہے۔ جو اچھی پریکٹسز ہیں وہ ضرور ہم نے ساتھ آگے لے کے جانی ہے، اور جو پیرنٹنگ کے سکلز ہیں، جو ریسرچ ہیں، جس پہ ریسرچ کی گئی ہے، جس کو آپ ماڈرن پیرنٹنگ سکلز بول سکتے ہو، ان کو ساتھ ان کو انٹیگریٹ کر سکیں، تو یہ لازم ہے، یہ شور ہے کہ ہم ایک بہت اچھے بچے کی پرورش کر سکتے ہیں، جس پہ جس پہ والدین، پورا معاشرہ، پورا ملک فخر کر سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔